नमस्कार, मैं आयुषी मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस विशेष कार्यक्रम डॉक्टर स्पीक्स बातें कोरोना की में। पिछले 2 वर्षों में कोरोना वायरस की वजह से पूरे दुनिया भर में जो विषम परिस्थिति उत्पन्न हुई है, सरकार से लेकर स्वास्थ्य कर्मियों से लेकर हम आम जनता भी उससे निजात पाने में लगे हुए हैं और हम सोच रहे हैं कि कब ये महामारी ख़त्म हो ताकि हम दूसरी बीमारियों पर भी ध्यान दे सकें। जी हाँ, ये देखा जा रहा है कि कोरोना काल में जो है, कोरोना की वजह से हमारे मन में इतना डर हो गया है कि अन्य जो बीमारियां हैं उस पर हम बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और लापरवाही कर बैठ रहे हैं। इसमें प्रमुख तौर से देखें तो आँखों की जो समस्याएं हैं वो अर्ली एज में पता नहीं चल पाता है और हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। बच्चों में आज के समय में देखा जा रहा है कि कई तरह की समस्याएं आ रही हैं, जिसका कि उचित समय पर इलाज होना बेहद आवश्यक है। आज इन्हीं सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर दीपांकर को, जो कि वर्तमान में सदर अस्पताल में नेत्र रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। सर, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि यदि आंखों की समस्या की बात करें तो बच्चों में कौन कौन सी समस्या आ सकती है? जी, बच्चों में क्योंकि बच्चे कभी भी खुद से बहुत सारी चीज़ें नहीं बोल सकते हैं, तो हमेशा माता पिता को यह ध्यान रखना है या देखते रहना है कि उनको कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही है। जैसे कि आँखों में उनको कोई देखने में अचानक से, जब बच्चे बहुत छोटे हैं, आँखों को जब हम लोगों ने देखे, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे रहते हैं जो हमारे पास लेके आते हैं कि देखिए हमारे बच्चे में ये तकलीफ़ है, ये तकलीफ़ नहीं है। ये बहुत ऐसी गंभीर बीमारियां भी रहती हैं जिनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। जैसे कि आँखों में अगर बचपन से किसी को मोतियाबिंद हो गया तो उसका इलाज जल्द से जल्द करना चाहिए, वरना हमेशा रोशनी में कुछ ना कुछ कमी आ जाती है। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जो कि बचपन में ही दिखाई देते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं कि बच्चे जैसे अपने बच्चों को बच्चों की एक्टिविटी को नज़र रखना है कि वो कैसे काम कर रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं। और हमेशा जन्म के बाद बच्चों को ज़रूर एक बार नेत्र चिकित्सक को ज़रूर दिखा लेना चाहिए कि सब कुछ अच्छा है या नहीं। वैसे बच्चे जो प्री मैच्योर बेबीज़ हैं, इनको अगर उनका जन्म 34 वीक से पहले हुआ है या जिनको ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है, इनको रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी बोलते हैं, जिसमें कि कोशिकाएं अंदर में डेवलप नहीं होती हैं और बाद में उतनी अच्छे से नहीं डेवलप करती हैं। तो उनका जांच भी करवाते रहना बहुत अनिवार्य है। ये पता कैसे लगाया जाए सर कि कोई प्रॉब्लम आ रही है? क्योंकि दृष्टि दोष एक ऐसी बात है कि हम उसे देखकर ऐसे ही पता नहीं लगा सकते हैं। तो क्या ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं कि हम जान पाए कि हमारे बच्चे में इस तरह के रोग उत्पन्न हो रहे हैं? जी, जैसा मैंने अभी बोला कि बचपन में एक बार ज़रूर जांच करवा लेना चाहिए। फिर जैसे बच्चे बड़े हुए स्कूल जाना शुरू करते हैं, आरंभ करते हैं, हमेशा कभी कभी होता है कि टीचर्स का भी ये कंप्लेन आता है कि आप अपने बच्चों को जाकर दिखाएं, उनको दूर से बोर्ड नहीं दिखाई देता है। या फिर कभी ऐसा हुआ कि जब वो आप ध्यान देना है, बच्चे जो हैं दूर से किसी को पहचान पा रहे हैं या नहीं। टीवी देखने के लिए हमेशा क्या नज़दीक चले जाते हैं या दूर से भी उन चीज़ों को देख पाते हैं। हमेशा जब आँख जो है जब देख रहे हैं तो सीधा देख रहे हैं या थोड़ा सा आँख को तिरछा करके देख रहे हैं। तो छोटी मोटी चीज़ें ही होती हैं, लेकिन इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसीलिए आप ये सारी चीज़ों को दिखाते रहना ज़रूरी है। बच्चे जब स्कूल जाना प्रारंभ करते हैं, अधिकांश उसी समय टीचर्स को, चाहे पेरेंट्स जो हुए, उनको पता चलता है कि बच्चों में एक जो सबसे प्रमुख कारण होता है लो विजन का, वो है रिफ्रैक्टिव एरर, अर्थात दृष्टि दोष। तो दृष्टि दोष हम लोग को तभी पता चलता है जब बच्चे स्कूल जाना चालू करते हैं। तो बच्चे जैसे ही स्कूल गए तो उनको दूर के जैसे बोर्ड में बोलेंगे कि मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तब अगर कभी भी ऐसा चीज़ का कंप्लेन आए तो इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि मेरा बच्चा नहीं देख रहा है, कोई बात नहीं, बाद में दिखा लेंगे, ये चीज़ें। क्योंकि अगर पावर ज़्यादा रहता है या फिर ऐसा कुछ भी है, तो हमेशा के लिए हमारा जो मस्तिष्क है वो हमेशा रोशनी को कुछ कमज़ोर करके रख सकता है, जिसको कि हम लोग लेज़ी आई चाहे एम्ब्लायोपिया बोलते हैं। तो वैसे कंडीशंस को ना पहुँचे, इसके लिए हम लोग को बहुत ज़रूरी है कि जल्द से जल्द चश्मा लें। आजकल तो इसके लिए बहुत सारे अभियान चलाए जा रहे हैं। हर स्कूल में
स्क्रीनिंग प्रोग्राम लगाया जाता है, जिसमें जा के नेत्र सहायक लोग जाके देखते हैं कि हर बच्चों की अवस्था क्या है, क्या उनको अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार का दृष्टि दोष है, मुख्यतः जो होती है वह निकटतम दृष्टि दोष जिसको कि मायोपिया बोलते हैं, वह सबसे प्रमुख होते हैं। इसके अलावा दूरदृष्टि दोष, एस्टिग्मेटिज्म हो गया, ये सब अलग अलग दृष्टि दोष उत्पन्न हो सकते हैं। तो सबका इलाज करना ज़रूरी है। इसके अलावा जैसे चश्मा मान लीजिए किसी को दिया गया, तो यह ऐसा नहीं है कि वह पावर हमेशा के लिए वही पावर रहेगा। इनफैक्ट नज़दीक दृष्टि दोष में देखा गया है, यह इसके जो प्रमुख जो कारण देखे गए हैं, एक तो फैमिली रिलेटेड, अगर माता पिता को माइनस में पावर है, मतलब मायोपिया है, नज़दीक दृष्टि दोष जिसे बोलते हैं, तो बच्चों में होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ऐसे बच्चों को तो ज़रूर दिखलाना चाहिए। इसके अलावा हर 6-6 महीने पे पावर बढ़ने की संभावना रहती है, तो हमेशा जा के हर 6-6 महीने पे उसका चश्मे को जांच करवाते रहना चाहिए। जी बिल्कुल सर, ये सिम्टम्स की अगर बात हम कर रहे हैं तो एक बहुत अर्ली सिम्टम हम ये देखते हैं सर कि सिर में दर्द होता है कई बार आंखों की प्रॉब्लम की वजह से। तो ये क्यों होता है सर, और कैसे पहचाने कि आंखों में हमारे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? जी देखिए, बच्चे जो होते हैं अधिकांश, जो सबसे प्रमुख हो गया कि हमको नहीं दिखाई दे रहा है, इसका कंप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा हमेशा सर में दर्द रह सकता है, क्योंकि दर्द होने की वजह यही है कि हम जिस चीज़ को देख रहे हैं वो धुंधला देख रहे हैं, तो हमारी आंख उस चीज़ों को फोकस करने की कोशिश करती है। जब उससे थकावट महसूस हो जाती है तो हमारे सर में दर्द चालू हो जाता है। तो ऐसे कंडीशंस में एक बार ज़रूर आँखों का चेकअप करवा लेना चाहिए। जी बिल्कुल सर, ये हमेशा कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। तो हम क्या क्या करें सर अपने डेली लाइफ में, खासकर बच्चों के लिए क्या किया जाए कि उन्हें इस तरह की प्रॉब्लम हो ही नहीं? जी सबसे जैसा कि बताया गया कि हमें सबसे पहले इन चीज़ों, जैसे कि मैंने बताया था एम्ब्लायोपिया हो गया, ये सारे कंडीशंस हो गए, इनको बचाने के लिए सबसे पहले हर जैसे ही बच्चा जब पढ़ाई करना चालू करे इमीडिएटली एक बार ज़रूर दिखा लेना चाहिए। वैसे पेरेंट्स जो कि पहले से चश्मा पहन रहे हैं, वैसे माता पिता जिनको चश्मा पहले से नहीं दिखाई देता है बचपन से, वैसे लोगों को तो और भी ज़रूर अपने बच्चों को दिखा ही लेना चाहिए रिफ्रैक्टिव एरर के लिए। कभी भी बच्चों की किसी भी कंप्लेन को नज़रअंदाज ना करें। अगर वो बोल रहे हैं कि हमको दिखता है, थोड़ा दूर से दिखता है, दर्द हो रहा है, उसकी वजह जाननी चाहिए कि आखिर वह दर्द क्यों हो रहा है। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो एक बार वो ज़रूर बोलेंगे कि नहीं, नेत्र चिकित्सक लोग से भी मिल लें ताकि रोशनी की जांच हो जाए, और रोशनी अगर कम रहती है तो दर्द होने की संभावना बनी रहती है। जी बिल्कुल दर्शकों, डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि अगर आपके बच्चों में या किसी में भी इस तरह के लक्षण सामने आए तो तुरंत चिकित्सक से परामर्श करें और ऐसे लक्षणों को नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना करें। तो सर परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर अभी आपने कहा कि कई तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, कई तरह के स्कीम्स भी हैं इस तरह के प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए, तो सर वो किस प्रकार के हैं और कैसे काम किया जा रहा है? जी हर डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों के टीम्स बने हुए हैं जो बहुत सारे स्कूल्स को विजिट करती हैं। वहाँ पर क्लास वाइज बच्चों को जब डिस्ट्रीब्यूट करके हर बच्चों का आँखों का जांच किया जाता है। यह जांच आपको दृष्टि दोष के लिए, अन्य कोई तकलीफ़ है, कहीं मोतियाबिंद है, कोई भैंगापन है कि नहीं, रोशनी कैसी है बच्चों की, ये जांच किया जाता है। क्योंकि शुरुआती दौर में ही अगर हम इन चीज़ों को जांच करके रोक दें तो दृष्टि में कभी कमी नहीं आएगी। दृष्टि का कम होने का मतलब होता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिनको हम चश्मा देंगे भी तो भी उनकी रोशनी बहुत अच्छी नहीं हो सकती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम लोग स्टार्टिंग में स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स में हर स्कूल में जाकर बच्चों की जांच करते हैं। जिन बच्चों को चश्मा अगर मिलता है, मतलब चश्मे का पावर दिया जाता है, उनको मुफ्त में चश्मा का वितरण भी किया जाता है स्कूल में जाकर। तो ये सब स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स के तहत आती हैं जो सरकार हर सालों साल करती जा रही है, जो अभी चल भी रहे हैं बहुत सारे स्कूल्स में। अभी कोरोना के दौर में क्योंकि हमारा मोबाइल, लैपटॉप, इन सब पर भी काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जो स्कूल, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स में तो अब ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा बढ़ने लगी हैं। ये सब भी चीज़ें हैं जो पावर को थोड़ा जल्दी इंक्रीज़ करेंगी, आँखों में जलन पैदा करेंगी, क्योंकि ड्राई आई सिम्टम्स भी बढ़ेंगे। आप जब लगातार किसी चीज़ को देखे जा रहे हैं तो हमारी आँख की जो पलक झपकती है वो घट जाती है। तो ऐसे कंडीशंस में आँख में ड्राइनेस होना विद द एज, ये सारी चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। तो
तो इसके बहुत सारे अपनी भी जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, इसके अपने भी बहुत सारे दिक्कत हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने कि कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं इस तरह के सिचुएशन से डील करने के लिए। सर अभी आपने जांच की बात कही, तो इस तरह के जो रिफ्रैक्टिव एरर्स बच्चों में आ जाते हैं, उसकी जांच किस प्रकार से की जाती है सर? जी, जब कोई भी बच्चा जैसे बोलता है कि मान लीजिए मुझे दृष्टि दोष, मतलब मुझे नहीं दिख रहा है, तो उन बच्चों को जब या तो हॉस्पिटल बेस में लाएंगे या फिर इस हॉस्पिटल बेस में लाया जाएगा, तो ऐसे कंडीशंस में जब वो पहुंचते हैं तो उनको बहुत सारे चार्ट्स होते हैं। कुछ बच्चे जो नहीं समझते हैं उनको पीडियाट्रिक चार्ट के थ्रू दिखाया जाता है कि वो देख के बता पाएंगे कि हमको कैसा दिख रहा है। जो बच्चे पढ़ पाते हैं उनको पढ़ाकर अक्षर को दिखाया जाता है। आमतौर पर यह जो डिस्टेंस होती है 6 मीटर के डिस्टेंस पे जो चार्ट रखा जाता है उस पे वो बच्चे पढ़ते हैं। नॉर्मल जो विजन होता है उसको ETDRS चार्ट में 6x6 बोलते हैं। 6x6 का मतलब होता है जो एक नॉर्मल आदमी 6 मीटर से देख पाए वो बच्चे उस चीज़ को 6 मीटर से देख लेते हैं। लेकिन जिनमें वो दृष्टि दोष होता है, दूर की दृष्टि दोष, मतलब नज़दीक दृष्टि दोष जिसको मायोपिया बोलते हैं, तो ऐसे कंडीशंस में वो क्या होते हैं कि वो 6x6 नहीं पढ़ सकते हैं। उनका 6x9, 6x12, 6x18 और भी खराब रह सकता है। अर्थात जैसे अगर किसी का 6x18 है, इसका मतलब हुआ जो एक आम आदमी, नॉर्मल आदमी 18 मीटर से देख पाता था, वो बच्चा उस चीज़ को 6 मीटर से देख सकता है। तो ऐसे दृष्टि दोष में अगर हम उस चीज़ को छोड़े रखेंगे, नज़रअंदाज करेंगे, तो जैसा आपने बोला कि सर में दर्द होना, नहीं दिखाई देना, इनफैक्ट अगर बहुत दिनों तक छोड़ा जाए तो अगर पावर 2 से ज़्यादा है तो एम्ब्लायोपिया डेवलप कर जाना, मतलब मस्तिष्क उस चीज़ को समझता है कि हमको नहीं दिख रहा है, तकलीफ दे रहा है, तो मस्तिष्क उस चीज़ को हमेशा के लिए बंद कर देता है। अगर बच्चों में एम्ब्लायोपिया भी डेवलप कर जाए तो उसका इलाज हम लोग पैचिंग के माध्यम के द्वारा, पैचिंग का मतलब होता है एक आंख को हम लोग बंद करके नज़दीक का 1 घंटा का कार्य और दूर और नॉर्मल एक्टिविटी, पैचिंग डिपेंडिंग अपॉन कितना दृष्टि दोष है उस पर हम लोग पैचिंग करते हैं। तो ये सब कंडीशंस को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना हम लोग डिले करते जाएंगे किसी भी रोग को, वो रोग फिर ट्रीटमेंट के लायक नहीं रह जाता है। जी बिल्कुल सर, ये कहा जाता है कि अगर हमारा खान पान सही हो और हमारा जो लाइफस्टाइल है वो सही हो तो किसी भी तरह की बीमारी का हमारे पास आना संभव नहीं है। तो सर अगर आंखों की बात की जाए तो खान पान किस प्रकार का होना चाहिए कि हमारी आंख की जो रोशनी है वो सही से रहे? जी, सबसे इम्पोर्टेंट है खाना शुद्ध होना चाहिए। घर का बना हुआ खाना हमेशा से अच्छा रहा है। हम लोग जानते हैं कि फास्ट फूड्स जितने भी रहते हैं वो शरीर के साथ आँख को भी नुकसान पहुँचाते हैं। खाने में हरी सब्जी, पीला फल हो गया, ये सब चीज़ों का अलग से विटामिन ए का सप्लीमेंटेशन होता है, अलग से जिन चीज़ों को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये सब हरी सब्जी, पीला फल, इन सब बच्चों को ज़रूर देना चाहिए। इसके अलावा घर का बना हुआ सब कुछ लाभदेय होता है। जी बिल्कुल सर, आपने एक बीमारी का नाम लिया शुरू में ही, एस्टिग्मेटिज्म के बारे में। तो सर हम ये देखते हैं कि इन्फेंट्स जो होते हैं वो ज़्यादा प्रोन होते हैं इस बीमारी से। तो ये क्या कंडीशन है सर, एस्टिग्मेटिज्म कैसे हो जाता है और किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है? जी, एस्टिग्मेटिज्म भी एक तरह का रिफ्रैक्टिव एरर है। जैसे कि मायोपिया हुआ, हाइपरमेट्रोपिया हुआ, वैसे ही एस्टिग्मेटिज्म कॉम्बिनेशन में भी हो सकता है। मायोपिया के साथ हो सकता है हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया अर्थात नज़दीक दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष। तो एस्टिग्मेटिज्म में क्या होती है, नॉर्मली मैं समझाता हूँ कि इसमें होता क्या है। नॉर्मली जो हमारे आँखों में जो कॉर्निया के थ्रू होते हुए लेंस से जो रोशनी अंदर जाती है वो रेटिना पे एक बिंदु पर नहीं पड़ के पूरे रेटिना पे फैल जाती है, तो जिससे कि कोई भी चीज़ें स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं, अर्थात ब्लर्ड दिखाई देती हैं। तो ऐसे कंडीशंस में हम लोगों को एक एक्सिस पर उनको एक पावर देना होता है जिससे कि वो सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखाई दें। जैसे कि वो एस्टिग्मेटिज्म हो गया, वैसे ही मायोपिया होता है। मायोपिया जो हो गया वो उसमें क्या होता है कि जो रोशनी जाती है वो आँख में वहाँ ना पड़ के उसके पहले, पर्दे के पहले बनती है। तो हम लोगों को लेंसेज देनी पड़ती है जिसमें कॉन्केव लेंस देके उसको पर्दे पर किया जाता है। और दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया जाता है जिसमें पर्दे पर रोशनी की जाती है। एस्टिग्मेटिज्म जो होती है इस पर अगर मान लीजिए इसमें बढ़ते जा रहा है तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं। एक जो आमतौर पे जो स्टार्टिंग में देखा गया है, जैसे किसी बच्चों को बहुत ज़्यादा खुजली होती है,
उनमें भी एस्टिग्मेटिज्म बढ़ने का खतरा बना रहता है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें एस्टिग्मेटिज्म बढ़ता है, खास करके मिड-20 एजेस में। अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि नहीं पावर बढ़ रहा है, वैसे कंडीशंस में जहां 18 साल 20 साल के बच्चे हैं, तो ऐसे कंडीशन जैसे कि केराटोकोनस हो गया, एक ऐसी बीमारी है, तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है कि हमारी जो आँख की जो पुतली होती है वो एक जगह से वो पतली होती चली जाती है, तो हमारा एस्टिग्मेटिक पावर बढ़ते जाता है। इसको नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और इसके बहुत सारे ऐसे जांच हैं जो उपलब्ध हैं जिनसे ये पता चल जाता है कि उनको वो चीज़ बीमारी है। तो उसको रोकने के लिए बहुत सारे ट्रायल्स चले हैं, बहुत सारी दवाइयाँ चली हैं, जैसे बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस होता है, कोलेजन क्रॉस लिंकिंग होता है, तो ये सब चीज़ों को करा के रोका जा सकता है उन चीज़ों को। लेकिन अगर इसे नज़रअंदाज कर दिया गया तो रोशनी परमानेंटली जाने का खतरा रहता है, जिसके बाद से कॉर्निया का प्रत्यारोपण करना पड़ता है। जी बिल्कुल सर, आंखों की बीमारी की बात चल रही है तो कलर ब्लाइंडनेस जो है सर वो एक बहुत प्रमुख बीमारी हो जाती है, तो क्या बच्चों में भी कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है? जी, देखिए कलर ब्लाइंडनेस जो होती है या तो वो एक्वायर्ड अर्थात बाद में उत्पन्न होने होती है, या कुछ जन्मजात होती है। जन्मजात का मतलब होता है जिन चीज़ों वो बचपन से रहेंगी बट उनको ठीक नहीं किया जा सकता है। कुछ चीज़ें होती हैं एक्वायर्ड, मतलब आँख के जो मतलब हम लोगों का जो रेटिना होता है उसका कुछ लीजन हो गया, कुछ ऐसी बीमारियां डेवलप कर गई जिसमें कि कलर ब्लाइंडनेस उत्पन्न होने लगता है, तो उसे एक्वायर्ड कहते हैं। तो जो जन्म से रहता है उसे कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता है। जी बिल्कुल सर, कई ऐसे कंडीशंस होते हैं जहां पर हमें आंखों की सर्जरी की आवश्यकता पड़ जाती है, तो कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें सर्जरी की आवश्यकता पड़ जाती है और उन्हें किस प्रकार से ट्रीट किया जाता है? जी, जब हम लोग ये खास करके जब हम लोग बच्चों के ही चल रहे हैं, तो बचपन में हम लोगों को मैंने जब से शुरुआत में ही बताया था कि बच्चों जैसे कि माँ बाप को ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि बच्चों में ऐसा कुछ सादा सा नहीं दिख रहा हो। जैसे बच्चों में चाइल्डहुड कैटरैक्ट अगर डेवलप कर रहा है तो क्या कर रहा है, वो हमारी रोशनी को हमारे पर्दे तक जाने से रोक रहा है। ऐसे कंडीशंस में क्या होता है कि जब रोशनी नहीं जा रही है तो जो मैंने बताया कि मस्तिष्क उस आँख को बंद कर देता है, ताकि वो आँख से उसको दिख ही नहीं रहा है तो वो किसी काम का नहीं रहा उसके लिए। तो ऐसे में अगर मोतियाबिंद होता भी है तो हम लोग को जल्दी से मोतियाबिंद का इलाज करके फिर एम्ब्लायोपिक ट्रीटमेंट्स पर जाना पड़ता है। इसके अलावा जो प्रमुख ट्यूमर्स होते हैं जैसे कि रेटिनोब्लास्टोमा हो गया, बच्चों में ये बहुत कॉमन है। ये आपको आँख को भी परमानेंटली डैमेज करता है, ये दूसरे आँख को भी इन्वॉल्व कर सकता है। इसके अलावा यह मस्तिष्क में चला जाए तो यह सब जानलेवा होता है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। प्री मैच्योर बेबीज जो मैंने बताया, रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी, इसमें जो खराब कोशिकाएं बनती हैं वो पर्दे को रेटिनल डिटैचमेंट अर्थात पर्दे को तनाव उत्पन्न करके पर्दे को अपने जगह से उखाड़ देती हैं। तो इसी के लिए वैसे बच्चे जिनका जन्म आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन देखा जा रहा है कि प्री मैच्योर बेबीज़ हो रहे हैं जिसका 34 हफ्ते से पहले जन्म हो रहा है, ऐसे बच्चे जिनका वेट कम है, जिनको ऑक्सीजन दिया गया जन्म के बाद 34 हफ्ते से कम है, ऐसे बच्चों को आरओपी के लिए ज़रूर स्क्रीन करना चाहिए। सर हम ये देखते हैं कि बच्चे जो हैं आजकल काफ़ी फैशनेबल होते जा रहे हैं, हम ये कह सकते हैं। वो ग्लासेस लगाना नहीं चाहते सर, और कॉन्टैक्ट लेंस की तरफ जो है रुझान ज़्यादा होता है, लेकिन कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करते वक्त बहुत तरह की सावधानी बरतनी पड़ती है। तो किस तरह की बातों का ध्यान रखा जाए? जी बिल्कुल, अगर आप कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ करना चाहते हैं तो बेशक करें। इनफैक्ट मायोपिक जो बहुत हाई मायोपिया है, हाई एस्टिग्मेटिक पावर्स हैं, उनमें कॉन्टैक्ट लेंसेज इस तरीके से भी हेल्प करती हैं कि उनमें विजन बहुत क्लियर कर देती हैं। बट हम लोग बोलते हैं एवरीथिंग कम्स एट अ कॉस्ट। तो इसका क्या मतलब है कि जब हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो हम लोगों को बहुत सारी सावधानियां रखनी चाहिए। कॉन्टैक्ट लेंस पहन के नहीं सोना है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोगों को कॉन्टैक्ट लेंस जब भी रहेंगे तो हम लोग को कॉन्टैक्ट लेंसेज पहन के लंबे देर तक नहीं सोना चाहिए। इसके अलावा जब भी कॉन्टैक्ट लेंस को यूज़ करेंगे उसके पहले हम लोग को अपने हाथ की अच्छे से सफाई कर लेनी चाहिए। उसके बाद ही जिस सॉल्यूशन को दिया जाएगा कॉन्टैक्ट लेंस में उसी में निकाल के रखना है और उसी के बाद ही पहनना है। जब हम लोग कॉन्टैक्ट लेंस को यूज़ किए और अगर महसूस हुआ कि कुछ गड़ रहा है, थोड़ी तकलीफ हो रही है, हम लोग को इमीडिएटली उस कॉन्टैक्ट लेंस को हटा लेना चाहिए, नहीं तो वो इन्फेक्शन का जड़ बन सकता है।
तो बहुत सारी सावधानियां रखनी चाहिए। नॉर्मल पानी को भी, जैसे आप जा रहे हैं स्विमिंग पूल, ये सारी चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए कॉन्टैक्ट लेंसेज में। और अगर कभी भी तकलीफ महसूस हो, आँख लाल है, ये सारी चीज़ों में कॉन्टैक्ट लेंसेज नहीं यूज़ करने चाहिए। जी बिल्कुल सर, हम देख रहे हैं कि आंखों की बीमारियों में आजकल लेज़र ट्रीटमेंट्स का बहुत ज़ोर शोर से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सर, लेज़र ट्रीटमेंट्स के आ जाने से इस तरह की बीमारियों का इलाज में किस तरह से सहूलियत हो रही है सर? जी, हम लोग शुरू करते हैं लेज़र ट्रीटमेंट में। सबसे पहले मान लीजिए ऐसे कंडीशंस जैसे कि सबसे पहला जो मैंने बताया मायोपिया अर्थात नज़दीक दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है कि हमारे आँख का जो साइज़ होता है ना, वो बढ़ने लगता है। तो रेटिना जो होती है, जो हमारा जो पर्दा होता है, उसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके की तकलीफ़ होने लगती है, जैसे कि रेटिना में छेद होना, लैटिसेस उत्पन्न हो जाना। तो ऐसे कंडीशंस रेटिना को कमज़ोर, दुर्बल बनाते हैं। तो रेटिना जो होता है वो उखड़ने का डर रहता है। तो प्रोफाइलैक्टिकली हर एक मायोपिक पेशेंट को, जैसे मैंने बताया था, एवरी 6 मंथ्स जांच करना जरूरी है। उनको डायलेट करके अर्थात पुतली को बड़ा करके नस का हर हिस्सा को दिखाना जरूरी है कि ऐसी कोई भी बीमारी नहीं उत्पन्न हो। और ऐसे अगर कोई भी बीमारी है तो उसको लेज़र से प्रोफाइलैक्टिकली बंद कर दिया जाता है, ताकि कभी भी पर्दा अपने जगह से नहीं खिसके। ये हो गया मायोपिया या ये सब कंडीशंस के लिए। बच्चे जब मान लीजिए 20-22 साल के हो गए, ऐसे कंडीशंस में अगर बच्चे नहीं चाहते हैं कि हम आजकल, जो आपने बताया कि आजकल ऐसा फैशन हो गया कि कॉन्टैक्ट लेंसेज, जो दूसरा तरीका है लैसिक करवाया जा सकता है। बट लैसिक का सबसे इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट कंडीशन यही है कि आपका पावर 1-2 साल तक कम से कम नहीं बढ़ा हो। 2 साल तक अगर पावर आपका कांस्टेंट है, उसके बाद बहुत सारी ऐसी जांच की जाएंगी जिनमें कि आपको देखना पड़ता है कि आपका कॉर्नियल थिकनेस कैसा है, आपकी ड्राइनेस बहुत ज़्यादा ना हो आँख में, और बहुत सारे प्रीरिक्विजिट कंडीशंस है, वो सारे अगर फॉलो करते हैं तो लेज़र किया जा सकता है, जिससे कि आप चश्मा, या तो चश्मे का पावर काफ़ी घट जाएगा, या खुली आंखों से बिना चश्मे के भी आप देख सकते हैं। बट ये कंडीशन को यूजुअली हम लोग तभी करते हैं जब 20-22 साल बच्चे, जब 2 साल का पावर कम से कम कॉन्स्टेंट हो जाए। जी बिल्कुल सर, काफ़ी सारी बीमारियों के बारे में हमने चर्चा की, लेकिन कई बार ऐसा होता है सर कि हमारी आंखों में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन बदलते मौसम के कारण या अन्य किसी कारण से आंखों में इचिंग होती है, रेडनेस हो जाती है। तो ऐसे सिचुएशन से कैसे डील किया जाए सर? जी, ये इचिंग और एलर्जी बच्चों में बहुत कॉमन है जी। और ये सीजनल, 2 वैरायटी के होते हैं। एक तो होता है जो साल भर बच्चे देखिएगा खुजली कर रहे हैं, इचिंग हो रही है, और दूसरा होता है सीजनल होता है, जो खास करके अभी के सीजन्स में अभी बहुत ज़्यादा उत्पन्न होने लगेगा, बच्चे खुजली करने लगेंगे। तो ऐसे कंडीशंस में एक बार तो डॉक्टर से मिल के आपको उनकी दवाइयाँ चलती हैं, वो सब दवाइयाँ ले लेनी है। उससे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, घर में गंदगी, डस्ट, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। बेडशीट हर दूसरे दिन पे क्लीन होना चाहिए, बेडशीट, पिलो कवर, पॉलन ग्रेन की, और एलर्जी को जानना है कि किस चीज़ से एलर्जी होती है। बहुत बच्चे जैसे कि फूल के बुरादे, जो पॉलन ग्रेन्स हो गए, उनसे एलर्जी है। बहुत सारे लोगों को डस्ट एलर्जी होती है, तो उन चीज़ों से हट के रखना है। बहुत आजकल ऐसे बच्चे आ रहे हैं जो 2 साल 2.5 साल में एलर्जी लेके बहुत ज़्यादा प्रेजेंट करते हैं। ऐसे कंडीशंस में उन एलर्जी को कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट रहता है, और वो एवरी ईयर, हर साल बाई साल वो अपीयर करते रहता है। तो इलाज उनका बहुत ज़रूरी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रिकॉशन जो है वो है प्रिवेंशन उस पार्ट से जिससे हमको एलर्जी हो रही है। डस्ट से एलर्जी है, डस्ट से अलग रहना है। जिन चीज़ों से एलर्जी है उन चीज़ों को अलग रखना है। रूम को हमेशा, जिस रूम में रहेंगे उस रूम को बहुत अच्छे से स्वच्छ रखना है। इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। जी बिल्कुल सर, हमारे पास बहुत थोड़ा सा समय बच रहा है। जाते जाते आप हमारे दर्शकों के लिए एक छोटा सा संदेश दें कि किस प्रकार से वो अपनी आंखों का ध्यान रख सकते हैं। जी, हर आँख हमारे लिए बहुत बेशकीमती चीज़ है। जब हम लोग बहुत छोटे होते हैं तो हमें यह नहीं पता, ना हम अपने माता पिता को यह बता सकते हैं कि हमें कैसा देखना है। तो यह हमारे माता पिता का भी दायित्व बनता है कि बच्चों को हैबिट्स को रीड किया जाए, पढ़ा जाए, उनको समझा जाए कि वो बच्चे कैसे बिहेव कर रहे हैं, देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनको स्टार्टिंग में जल्दी डायग्नोस करके उनका ट्रीटमेंट करने से कभी कोई तकलीफ़ नहीं आती है, लेकिन अगर उन चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो वह बहुत ज़्यादा एक भयावह रूप ले सकती हैं। तो हमें हमेशा बच्चों के आँख का, माता पिता की ये जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। कभी भी किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन हो, एक
जैसे एक सबसे प्रमुख, अगर महंगापन भी अगर आपको दिखता है किसी को, तो उन चीज़ों का भी इलाज आपको करवा लेना चाहिए, ज़रूर मिलना चाहिए। कि वो जानना ज़रूरी है कि आखिर वो चीज़ें क्यों हो रही हैं। स्टार्टिंग हर चीज़ का शुरुआती दौर में इलाज करने से रोशनी हमेशा बची रहती है। जी, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी और आपको बताया कि अपनी आंखों का किस प्रकार से देखभाल करें। यदि किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप तुरंत ही डॉक्टर से कंसल्ट करें और ऐसे सिचुएशंस को इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। सर, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते।